हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस। तो गाइज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले 3 लेक्चर में बना चुका हूँ और म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे लास्ट लेक्चर मेरा था। आज हम देखने जा रहे हैं प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। और इससे कई सारे क्वेश्चंस आपके कंपटीटिव एग्जामिनेशन में रहते ही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। आज सिलेक्शन रूल्स की इनसे रिलेटेड बात होगी, लेकिन सिलेक्शन रूल्स में जाने से पहले कुछ बातें आप समझ जाइए अच्छी तरीके से क्या क्या हो सकती है इस केस में। बेसिकली जब आप रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, नॉट रोटेशनल रमन, मैं रोटेशनल रमन नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जब आप रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, दैट इज़ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वहाँ पे क्या होता है, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आपके मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए, ठीक है। तभी आपका जो है माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी आपसे कहा था बार बार कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, स्पेशली होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, या आपका नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, या आपके और पॉलीएटॉमिक भी ले सकते हैं, C2H2 है। ये आपके सारे के सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास कोई भी परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है, ठीक है। और परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इनमें क्या होता है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, ये रमन एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से आपकी ये रमन एक्टिविटी शो करते हैं, इसके बारे में हालांकि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। आज हम इसको कुछ नए फॉर्म में देखेंगे। तो सिलेक्शन रूल्स अगर आप यहाँ पे देखते हैं, तो सिलेक्शन रूल्स मैं इनको लिख दे रहा हूँ, सिलेक्शन रूल्स, ओके। तो सिलेक्शन रूल्स में स्पेशली जब आप देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात, चेंज इन पोलराइजेबिलिटी will not be equal to 0। ये पहला सिलेक्शन रूल है। बेसिकली ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है ये, ठीक है। तो रमन इफेक्ट के लिए जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो इस इक्वेशन पे डिपेंड करेगी, डेल्टा अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि जो आपका मॉलिक्यूल है उसकी इंटरन्यूक्लियस एक्सिस के अराउंड जो पोलराइजेबिलिटी में चेंज है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कुछ ना कुछ पोलराइजेबिलिटी में चेंज होना चाहिए, तब आपके रमन एक्टिव मॉलिक्यूल होंगे। और ऐसा होता भी है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जब रोटेट होते हैं, रोटेशन करते हैं, तो रोटेशन करते हुए इनकी पोलराइजेबिलिटी में चेंज आता है। तो चेंज आता है तो अपने आप जो शुरू में कुछ पोलराइजेबिलिटी होगी इनकी, और रोटेशन करने के बाद जब किसी स्टेज में पहुंचेंगी तो कुछ और पोलराइजेबिलिटी होगी। जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो 0 नहीं होगा, ठीक है। इसको आप समझेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल जो इस केस में नज़र आता है, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है डेल्टा जे इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब चेंज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर जो है या तो +2 होगा या -2 होगा। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर आप कोई ट्रांजिशन कर रहे हैं तो वो ट्रांजिशन जे से या तो J+2 पे होगा, ठीक है, या वो ट्रांजिशन आपका J से J-2 पे होगा। ये मैंने लास्ट में जब क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल आपको पढ़ाया है सेकंड लेक्चर में, वहां पे मैं इसकी बात कर चुका हूं, ठीक है। और ये 2 क्यों आता है, देखिए इसके पीछे भी 2-3 पॉइंट्स हैं जो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट तो आप ये समझ सकते हैं कि जब मॉलिक्यूल आपका रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, तो जो मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी होती है वो पोलराइजेबिलिटी अपनी इनिशियल वैल्यू में 2 बार आती है, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका +-2 है। तो बट क्या आप कह सकते हैं, सिंस ऑन एवरी सिंगल रिवोल्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूल और इन एवरी सिंगल रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल रिटर्न्स बैक टू इट्स इनिशियल वैल्यू ट्वाइस, दैट इज 2 टाइम्स। इसलिए ये आपका +-2 है, ऐसे कह सकते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो स्कैटरिंग की प्रोसेस है, रमन स्कैटरिंग की प्रोसेस है, ये 2 फोटोन प्रोसेस है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रहेगा, आप इसको मार्क करेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो MCQs आपके होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जो रमन स्कैटरिंग है ये आपकी 2 फोटोन प्रोसेस है, ये आपको पता होना चाहिए। इट्स अ 2 फोटोन प्रोसेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए जब भी कोई फोटोन एब्जॉर्ब होगा या अमिट होगा, एब्जॉर्ब हो या अमिट हो, तो जो रोटेशनल क्वांटम नंबर है J, इसमें जो वैल्यू होगी, देखिए अगर या तो J इक्वल्स टू +1, ये आपका J होगा, +1 होगी एक बार, ठीक है, और फिर आपकी -1 होगी 2 बार। एक बेसिकली जो है ये आपका 2 फोटोन प्रोसेस होने की वजह से जो आपका फोटोन है
एवरी टाइम इट इज एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय द मॉलिक्यूल। तो इसीलिए वो चेंज भी आपका क्या है, 2 फोटोन प्रोसेस होने की वजह से +-2 आता है। तो आप कुछ भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं सिंस ऑन एवरी सिंगल रोटेशन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल रिटर्न्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन ट्वाइस, और अल्टरनेटिवली यू कैन से Raman scattering being a two photon process, or simply the scattering being a 2 photon process. Every time a photon is absorbed or emitted by a molecule, the change in the rotational quantum number actually is given by the +-1. तो दो बार जब उसमें 2 फोटोन प्रोसेस है और एक बार में जब ऐसे चेंज होना है तो नेचुरली 1 + 1 2 हो जाता है। तो आप इसको J+2 या J-2 कुछ भी कह सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक आइडिया इसके लिए आपको मिल सकता है। अब देखिए एक डेरिवेशन हम इसमें डिराइव करने की कोशिश करेंगे, और बुक्स में आपको ये डेरिवेशन ऐसे ही मिल सकता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में मिलता है, फिर आपको बहुत सारे लिटरेचर इधर उधर से कलेक्ट करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल आपसे बात करते हुए चलूँगा कि किस तरीके से हमने डिटेल इसको देखनी है, कैसे समझना है, स्टोक्स लाइन्स और एंटी स्टोक्स लाइन्स कैसे आनी है। मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल आपका रोटेट कर रहा है, कोई भी, मान लीजिए ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन कोई भी मॉलिक्यूल है, ये रोटेट कर रहा है। अगर ये रोटेट करेगा तो इसके पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग मॉलिक्यूल। तो इसको आप कैसे शो कर सकते हैं, L = I × ओमेगा। ये आपका L जो है ये आपका एंगुलर मोमेंटम है किसी रोटेटिंग मॉलिक्यूल का, और I जो यहाँ पर है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, और ये ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो रही से, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, अब ये तो बात रही इसकी, लेकिन अगर रोटेटिंग मॉलिक्यूल है तो उसकी एनर्जी भी कुछ हो सकती है। तो किसी भी रोटेटिंग मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है उसको जनरली हम EJ से शो करते हैं, ठीक है। और इस EJ का फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग मॉलिक्यूल, दैट वुड बी इक्वल टू ½ I ω², से आप इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है भाई। तो अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि अगर आप बोर कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो यहाँ से मैं कह देता हूँ अकॉर्डिंग टू द बोर्स कॉन्सेप्ट और बोर्स थ्योरी। चलिए, बोर्स थ्योरी के हिसाब से जो एंगुलर मोमेंटम है ये क्वांटाइज्ड होता है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होने का मतलब क्या है, देखिए ये फेमस इक्वेशन आपने पढ़ी है, L = √L × L+1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय h/2π। ये तो बोर्स के हिसाब से है, ठीक है। लेकिन जब इसको आप रोटेटिंग मॉलिक्यूल के लिए बात कर देंगे, मॉलिक्यूल आपका रोटेट कर रहा है, तो इस इक्वेशन को आप दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो फॉर्म क्या हो जाएगी, L दैट इज एंगुलर मोमेंटम जो कि क्वांटाइज्ड है, दैट वुड बी इक्वल्स टू √J × J+1। क्योंकि आप रोटेटिंग मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे एजिमिथल क्वांटम नंबर ना लेके रोटेशनल क्वांटम नंबर लेना पड़ेगा। तो ये J रोटेशनल क्वांटम नंबर है और ये जो स्मॉल l था ये एजिमिथल क्वांटम नंबर था, ठीक है। और इसको आप पूरा लिख सकते हैं, दैट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय h/2π, इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ से पता होना चाहिए कि J का वैल्यू कितना है। तो J आपका कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी 0, इट कुड बी 1, इट कुड बी 3 और एनीथिंग एल्स, ये कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपने इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 3। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन नंबर, ये जो आपका ये वाली इक्वेशन नंबर 2 थी, आप इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। तो कैसे रीअरेंज करके लिखेंगे, इसको ध्यान दें। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 2 को रीअरेंज करके लिख रहे हैं। तो इक्वेशन 2 मेरी थी J = 1/2 I ω², यही तो थी I ω², ये इक्वेशन 2 थी मेरी। तो इसको चेंज करने का मतलब क्या है, मैं इस इक्वेशन को I से डिवाइड भी कर देता हूँ और साथ ही साथ जब I से डिवाइड करूँगा तो I से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, तो ये I² हो जाएगा। तो इससे इक्वेशन पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, ठीक है। चाहे मल्टीप्लाई डिवाइड जब दोनों करते हैं तो इक्वेशन आपकी अनचेंज रहती है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपकी इक्वेशन और सिंपल बन के आती है, तो ये आपकी इक्वेशन आती है I ω², क्योंकि दोनों ही स्क्वायर हैं, डिवाइडेड बाई 2 ऑफ I। ये इक्वेशन आपको मिल सकती है। मान लीजिए आप इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 3 और 4 ले लीजिए आप। तो इक्वेशन 3 आपका क्या था, देखिए पिछली स्लाइड में इक्वेशन 3 ये था। इसका मतलब क्या है कि ये आपने इक्वेशन 3 से आपने इक्वेशन 4 में दोनों को मिलाकर एक नई इक्वेशन आपने बनानी है। दैट मीन सिंपली L का वैल्यू आपने पुट कर देना है इसमें, ठीक है।
तो अब आप नेक्स्ट पेज में देखते हैं इक्वेशन 3 4 से कैसे आ सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, दैट मीन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ, बेसिकली ये क्या है, ये आपका L है ना। तो इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो यहाँ कर देते हैं इसको, इसको कर दे, सॉरी थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2i। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने लास्ट स्लाइड में देखा L इक्वल्स टू होता है I इंटू ओमेगा, तो ये स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर ले लेंगे। तो बेटर है कि इसको यहाँ से 4 ना कह के, चलिए इसको कह देते हैं 4। अब वो L का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। तो जैसे ही आप L का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा EJ इक्वल्स टू, L का वैल्यू आपने रखना है J इंटू J प्लस 1, ठीक है, H ऑन 2 पाई स्क्वायर, क्योंकि ये तो सिंपल L का वैल्यू था, यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2i। ऐसे कर सकते हैं। इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करेंगे, स्क्वायर को अगर आपने सॉल्व करना है, ठीक है, तो इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये h स्क्वायर अपॉन 4 पाई हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन आपको मिल जाएगी, दैट वुड बी इक्वल टू h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2i तो पहले से ही था, और मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई स्क्वायर, ये यहाँ पे मिल जाएगा। तो क्या इक्वेशन आपकी यहाँ बनती हुई नजर आई, EJ एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग मॉलिक्यूल, दैट वुड बी इक्वल्स टू J इंटू J प्लस 1, सॉरी ये तो यहाँ पे रहेगा, ये रहेगा, इसको ध्यान में रखेंगे कि ये J इंटू J प्लस 1 रहेगा ही रहेगा, ये मैंने मिस कर दिया था, ओके, ये रहेगा। H स्क्वायर इसके पास है ही ऊपर से रखा हुआ, डिवाइडेड बाई 2 4 ज़ा 8 पाई स्क्वायर I। तो ये तो आपकी मॉलिक्यूल की, रोटेटिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी है, और ये जूल में होती है, ठीक है। आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये J इंटू J प्लस 1 को बाहर निकाल लीजिए, तो ये एक इक्वेशन आपको मिल जाती है यहाँ से। तो ये क्या है, ये रोटेटिंग मॉलिक्यूल की आपकी एनर्जी है, और ये जूल में है, इसको ध्यान रखिएगा। मान लीजिए मैं इसको कह देता हूँ, ये मेरी इक्वेशन नंबर 5 है, ठीक है भाई। अब इसी एनर्जी को आप अगर आप सेंटीमीटर इनवर्स में भी लिखना चाहते हैं तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इन सेंटीमीटर इनवर्स। अगर आपको इसको वेव नंबर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेव नंबर में लिखने के लिए सिंपली आपको पता है क्या होता है कि जो भी आपकी एनर्जी आई है आप उसको 1 अपॉन H इंटू C से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस फैक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपॉन HC से, 1 अपॉन HC से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगी जो एनर्जी है आपकी रोटेशनल टर्म के फॉर्म में मिल जाएगी। तो रोटेशनल टर्म के फॉर्म में इस एनर्जी को हम FJ बोलते हैं, ये रोटेशनल टर्म के फॉर्म में है, ठीक है। तो अब ये EJ ना हो के FJ हो जाएगा, क्योंकि E की, अब इसको रोटेशनल टर्म में हम ले रहे हैं। तो रोटेशनल टर्म के लिए फॉर्मूला क्या है, जो भी EJ का वैल्यू आया है वो, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1 ऑन HC, दैट मीन सिंपली डिवाइडेड बाई HC। और अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं। क्या वैल्यू था, H स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर I मल्टीप्लाइड बाई H इंटू C J इंटू J प्लस 1, ये वैल्यू यहाँ पर था। स्क्वायर से स्क्वायर आप, सॉरी स्क्वायर से ये H यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी जो है रोटेशनल टर्म के केस में आ जाएगी। तो इस एनर्जी को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इस एनर्जी को आप लिख सकते हैं FJ इक्वल्स H ऑन 8 पाई स्क्वायर I इंटू C, ठीक है भाई, J मल्टीप्लाइड बाई J प्लस 1, और ये एनर्जी आपकी होगी सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है भाई, ये वैल्यू है। तो इसमें देखिए ये H आपका कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मॉलिक्यूल का है ये आपका इधर उधर हो सकता है चेंज। तो हम इस पूरे टर्म को एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं और उसको हम बोलते हैं
रोटेशनल कांस्टेंट बी, तो ये इक्वेशन आपका तब क्या हो जाएगा, एफ जे इक्वल्स टू बी, ओके, जे इंटू जे प्लस 1, और ये एनर्जी आपकी होगी सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक है भाई, जहां पे ये b क्या है एक्चुअली में, b आपका है h ऑन 8 पाई स्क्वायर i इंटू सी, और ये b को आप कहते क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट, ये है रोटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आपसे आपने कह दिया ये आपकी क्या है, इक्वेशन नंबर 7 है, ऐसे ले सकते हैं। अच्छा ये 5 के बाद, अच्छा ये 6 होनी चाहिए थी, चलिए इसको 7 बोल देते हैं फिर ना, इसको 7 बोल देते हैं, इसको 6 बोल देते हैं, सॉरी, इस इक्वेशन को 6 बोल देते हैं, तो वो अपने आप 7 हो जाएगी। चलिए, मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये आपको जब इक्वेशन मिल गई एफ जे इक्वल्स टू बी जे इंटू जे प्लस 1 इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, अब यहाँ पे इससे आप स्टोक्स लाइंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्टोक्स लाइंस के लिए कैसे फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में आप देखते हैं स्टोक्स लाइंस कैसे आएंगी, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे देखिए स्टोक्स लाइंस इन रमन स्पेक्ट्रम। तो स्टोक्स लाइंस के लिए जो ट्रांजिशन है वो क्या होता है आपका, स्टोक्स के लिए वैल्यू होती है डेल्टा जे इक्वल्स टू +2। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है कि ट्रांजिशन कहां से हो रहा है, जे से j+2 में, ये ट्रांजिशन आपका हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपको पता है कि स्टोक्स लाइंस में जो है आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तो इस केस में अगर आप इसको निकालना चाहेंगे एनर्जी डिफरेंस जे और j+2 के बीच का, तो आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यू बार ट्रांजिशन हैपनिंग फ्रॉम जे टू j+2, ऐसे हो रहा है। ठीक है, और यहां से आप क्या लिख सकते हैं, f j+2 रोटेशनल एनर्जी भाई j+2 लेवल की माइनस fj, ये रोटेशनल एनर्जी सिंपल। देखिए ये तो आपका इनिशियल है और ये आपका फाइनल है, तो फाइनल में से इनिशियल डिफरेंस करेंगे आप। ठीक हो गया। अब यहां से आपको एक चीज पता है, पीछे एक फॉर्मूला आप डिराइव करके आए हैं, वो फॉर्मूला आपका है fj इक्वल्स टू बी जे इंटू j+1 सेंटीमीटर इनवर्स में था, ये आप पीछे डिराइव करके आए हैं। ये इक्वेशन नंबर 7 थी, से इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 8, और ये आपकी पीछे इक्वेशन नंबर 7 थी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, 7 और 8 से आप क्या कर सकते हैं, इसको आगे डिराइव कर सकते हैं। तो अब क्या करें कि j की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें j+2 से, पुटिंग j इक्वल्स टू j+2। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप किसमें, इस वाली इक्वेशन में। तो जैसे ही आप इसको सी j इक्वल टू j+2 इन इक्वेशन 7, चलिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इसको बिल्कुल ल्यूसिड और सिंपल बनाते हैं ताकि जो नया स्टूडेंट देख रहा है उसके भी एकदम समझ में आए, जिसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है बिल्कुल भी, जो 10th के बाद मैथमेटिक्स छोड़ चुका है उसके भी समझ में आए, इसलिए इसको इतना सिंपल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अब आप क्या करते हैं, एफ j+2 को कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहां से आ जाएगा एफ j+2, ये वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू बी, ये वाला j की जगह आपने j+2 रख दिया, सो दैट सिंपली मीन्स b j+2, j+1 पहले से, j यहाँ पे आप देखिए b की वैल्यू थी, j की वैल्यू आपने j+2 रख दी, j की वैल्यू फिर j+2 यहाँ पे रख दी, और 1 इसमें पहले से ही था। ठीक है, ये आ गया, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दैट वुड बी इक्वल्स टू b j+2 इंटू j+3। तो ये इक्वेशन सपोज आ गई, इसको आप कह दीजिए ये इक्वेशन नंबर 9 है। अगर ये इक्वेशन नंबर 9 है तो आप इसको फिर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप इस j+2 की वैल्यू को आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, और fj की वैल्यू आपको पहले से ही पता रहती है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 7, 8 and 9. What is the meaning of that? Putting the value of fj+2 and fj from the equations to the equation number 7, वहां पे आप रख सकते हैं। तब आपको ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, न्यू बा
ट्रांजिशन वॉज हैपनिंग फ्रॉम जे इंटू जे प्लस टू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है, दैट वुड बी इक्वल्स टू, अब आप क्या करते हैं एफ जे प्लस टू की वैल्यू रख दीजिए, एफ जे प्लस टू की वैल्यू कितनी है, बी जे प्लस टू जे प्लस थ्री, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बी जे प्लस टू देन जे प्लस थ्री, ठीक है, ये वाला माइनस यहाँ पे फिर रख देंगे, ये वाला माइनस, और फिर एफ जे की वैल्यू भी यहाँ पे रख देंगे, इस एफ जे की वैल्यू, तो ये कितनी है बी जे इंटू जे प्लस वन। और अगर आप इसको फिर से सॉल्व करते हैं तो कुछ भी नहीं करना है आपने, जे प्लस टू को पहले, जे को पहले इधर मल्टीप्लाई करिए अंदर, इस जे को यहाँ मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद इस टू को भी यहाँ मल्टीप्लाई करिए और इक्वेशन सॉल्व करिए, तो आपको क्या मिल जाएगा बी, तो पहले जे को मल्टीप्लाई करते हैं, इस जे को इस जे से, दैट मीन जे स्क्वायर, फिर जे को थ्री से, दैट इज थ्री जे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, प्लस अब की बार टू को मल्टीप्लाई, इस टू को मल्टीप्लाई करते हैं तो टू जे, और फिर टू को थ्री से करते हैं तो टू थ्री ज़ा सिक्स, ये एक टर्म मिल गया आपको, ठीक है, और इसको माइनस कर दीजिए आप फिर किससे, बी जे इंटू जे प्लस वन से, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या इसमें आ सकता है, देखिए इसमें कुछ मिस किया, यस एक चीज़ मैंने इसमें मिस कर दी, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, अगर ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं तो बाद में बहुत भारी पड़ती है, दैट इज बी जे, तो ये जे स्क्वायर प्लस जे हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, तो अगर चलिए इसको और सिंपल करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं बी जे स्क्वायर प्लस थ्री जे प्लस टू जे प्लस सिक्स माइनस जे स्क्वायर प्लस जे, ऐसा करते हैं बी को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तभी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, तो ये जे स्क्वायर से जे स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, 3 2 5 एंड दिस इज 6, राइट, तो ये कितना, सॉरी ये भी तो माइनस हो जाएगा, ओके ये भी माइनस हो जाएगा, सो वी हैव टू चेंज दिस साइन ऑल्सो, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा ना, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए 3j 2j दैट इज 5j, और 5j में से एक j घटा दीजिए आपका 4j प्लस 6, तो जो रिलेशन आपका आ रहा है दैट वुड बी इक्वल्स टू b 4j प्लस 6, ये इक्वेशन आपकी नज़र आती है, और इस इक्वेशन को आप कह देते हैं इक्वेशन नंबर 10। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ जो पता चल गई है वो क्या है कि जो एनर्जी आपकी निकलनी है बेसिकली आप उसको लिख सकते हैं किसी भी फॉर्म में, वो बेसिकली आपकी हो जाएगी से न्यू वेव नंबर फॉर द स्टोक्स लाइंस, ठीक है, और ये कहाँ से होता है जे से जे प्लस टू में, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू, ट्रांजिशन यहाँ से होना है बी 4j प्लस 6, यही तो आप पीछे निकाल कर आए हैं अभी, इसी इक्वेशन को निकाल कर आए हैं जिसको आपने 10 कहा है, ठीक है, इस तरीके से ले सकते हैं। अब अगर देखिए इसको फर्दर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ तक तो आपको हर किताब में मिलेगा, लेकिन इसके अलावा एक्चुअल एनर्जी जो होती है उसको एक्साइटेशन एनर्जी से माइनस करना पड़ता है, तो ये स्टोक्स लाइंस के लिए ही J इक्वल्स टू J प्लस टू, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये स्टोक्स लाइंस के लिए है, ये एक्साइटेशन जो सोर्स की थी वो है आपका एक्साइटेशन एनर्जी न्यू बार वेव नंबर माइनस दैट वैल्यू बी 4j प्लस 6, ठीक है, तो इसको अलग अलग किताबों में अलग अलग फॉर्म में भी दिया जाता है भाई, आप चाहे ये लिखें या फिर आप इसमें देखिए कई बार कई बुक्स इसको ऐसे भी लिख देती हैं, न्यू बार एक्साइटेशन माइनस, इसमें से 4 को बाहर कॉमन ले लेती हैं तो 4b कर देती है, और 4b करेगी तो अंदर बचाएगा j प्लस 3/2, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो चाहे ये लिखें बात एक ही है। कई लोग और इसको चेंज करते हैं, वो क्या कर देते हैं न्यू एक्साइटेशन, ठीक है, बार लगाते हैं माइनस 4b ना लेके इसमें 2 सिर्फ कॉमन ले लेते हैं, तो अगर आप खाली 2b बाहर लिख देंगे तब आपका अंदर क्या हो जाएगा 2j प्लस 3, तब ये हो जाएगी आपकी, तो ये यूज़ करें, इससे कोई किसी तरीके का फ़र्क नहीं पड़ता है। तो
तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाती है, इक्वेशन नंबर 11, किसी को भी आप इसमें कह सकते हैं। तो इस तरीके से स्टोक्स लाइंस आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं जब आप ये रोटेशनल सिलेक्शन रूल अप्लाई करते हैं। ठीक इसी तरीके से गाइस देखिए स्टोक्स लाइंस, क्योंकि रमन स्पेक्ट्रम में स्टोक्स लाइंस ही मेजर की जाती हैं क्योंकि इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, एंटी स्टोक्स की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती नहीं है, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहते नहीं है, इसलिए किताबों में उसका डेरिवेशन भी नहीं दिया रहता है। लेकिन अगर आपने एंटी स्टोक्स लाइन के लिए भी निकालना है, मान लीजिए अगर आप इसको इसके लिए निकालना चाहते हैं न्यू बार एंटी स्टोक्स, इसको एंटी एस कर देते हैं, तो ट्रांजिशन कहाँ हो जाएगा, जे से जे माइनस 2 में हो जाएगा। तो सारा डेरिवेशन वैसे ही चलना है आपने, तो लेकिन इससे पहले जो आप j प्लस 2 की वैल्यू रख रहे थे, तो आपकी बार वहाँ यहाँ पे आपने j की वैल्यू j माइनस 2 रखनी पड़ेगी, ठीक है। और इससे जब आप सॉल्व करके निकालेंगे तो आपको इसका एक्सप्रेशन भी मिल जाएगा, राइट। तो j माइनस 2 के लिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, अगर आप करना चाहें तो करके देख सकते हैं। एंटी स्टोक्स लाइन के लिए जो आपका आएगा j टू j माइनस 2, ठीक है, एंटी स्टोक्स कर देते हैं, as कर देते हैं एंटी स्टोक्स। तो इसके लिए जो वैल्यू आपकी आएगी एंटी स्टोक्स के लिए वो आएगी माइनस बी 4j माइनस 2 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसको फिर आप एक्साइटेशन में रख लीजिए और एक्सप्रेशन में करके निकाल लीजिए, चाहते हैं तो निकाल लीजिए, वैसे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो है होती नहीं है क्योंकि एंटी स्टोक्स लाइन जो है इसको हम ज़्यादा मेजर नहीं करते हैं। तो इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई यहाँ से। अब अगर आप चाहें तो अपने रूल्स को समराइज भी कर सकते हैं। कैसे? अगर डेल्टा जे का वैल्यू +2 है तो सिंपल आप स्टोक्स लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप स्टोक्स लाइन्स की बात कर रहे हैं तो जो न्यू बार होगा वो आपका इनिशियल से आपका न्यू बार सोर्स से कम होगा। लेकिन अगर डेल्टा जे इक्वल्स टू -2 है तो इसका मतलब आप एंटी स्टोक्स लाइन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप एंटी स्टोक्स की लाइन करेंगे तो न्यू बार जो है वो आपका सोर्स से ज़्यादा होगा। तो न्यू बार 0 लिखें, चाहे आपका ये न्यू एक्साइटेशन लिखें जो ये वाला लिखा हुआ है, बात एक ही है भाई इन दोनों केसेस में, आप कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। और अगर डेल्टा जे इक्वल्स टू 0 है तो इट सिंपली मीन्स आप रेले लाइंस की बात कर रहे हैं। और जब आप रेले लाइंस की बात करते हैं तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बराबर होती है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से सिंपली आप क्या कह सकते हैं, देखिए अगर हम आगे भी चलें, ओके अच्छा ये प्लॉट यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो इसमें इससे जो आप इससे पहले डिराइव करके आए हैं तो सिंपली आपको मिल क्या रहा है, देखिए आपको मिल तो यही रहा ना, न्यू बार इक्वल्स टू ये सोर्स की है, ठीक है, प्लस माइनस बी 4j + 6 ये वैल्यू मिल रही है, ठीक है। प्लस करेंगे तो आपका जो है वो स्टोक्स लाइन्स की बात आएगी, माइनस करेंगे तो एंटी स्टोक्स लाइन की बात आएगी। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो अब ये डायग्राम अगर आप देख रहे हैं इधर, तो ये कैसे डायग्राम आया है, देखिए इसकी जो खास बात इस डायग्राम की नज़र आती है, ये देखिए ये वाला जो है ये आपकी क्या है, रेले लाइन है, ये है रेले लाइन। और रेले लाइन के केस में जो ट्रांजिशन होते हैं आपको पता है वो कहाँ से कहाँ होते हैं, इसमें डेल्टा जे इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना हमने, मैंने पहले भी बताया कि इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है तो इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। लेकिन रेले लाइन से अगर आप स्टोक्स लाइन्स की तरफ चलें, या आपकी स्टोक्स लाइन्स यहाँ पे इसने दिखाई हुई है, ठीक है, और इस तरफ इसने एंटी स्टोक्स लाइन दिखाई हुई है। तो हालांकि इससे पहले शायद हमने आपको बताया कि एंटी स्टोक्स लाइन्स राइट हैंड साइड में होती हैं और स्टोक्स लाइन्स लेफ्ट हैंड साइड में होती है, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपको सिंबल दिया वैसे ही आप समझ सकते हैं, ठीक। तो इससे पहले मैंने बताया कि इधर एंटी स्टोक्स होती हैं तो उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि चाहे आप रेले लाइन से पहली स्टोक्स लाइन्स का डिफरेंस देखें, चाहे रेले लाइन से आप एंटी स्टोक्स लाइन का डिफरेंस देखें, तो ये 6b आ रहा है। तो 6b आने का मतलब क्या है, आप इसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन सिंपली कुछ इस तरीके से होगा, जो डेल्टा जे होगा आपका, ये तो कुछ होगा ही नहीं, जे की वैल्यू 0 हो जाएगी इस केस पे ना, जे 0 है इस केस में। और सिंपली अगर आप इसमें कंफ्यूजन करते हैं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जे का वैल्यू हमने कहाँ से लेना है, 0 1 2 3, ये तो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से जे का वैल्यू 0 लेते हैं, मैं इसको लिखता हूँ जे इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू न्यू बार 0 सॉरी, ठीक है। और इसको हम लिख देते हैं प्लस माइनस साइन वैसे ही रखते हैं, बी कर देते हैं
4 इंटू 0, क्योंकि j का वैल्यू 0 है, प्लस 6, ऐसे ले लेते हैं। तो क्या वैल्यू आ जाएगा भाई, न्यू बार 0 प्लस माइनस 6b। तो पहला जो डिफरेंस आपका होगा वो आपका कहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ जो आपका चल रहा है, तो ये कितना 6b आ रहा है, देखिए यहाँ पे भी ये 6b है और यहाँ पे भी ये 6b है। अब अगर आप इसके बाद j का वैल्यू चेंज करते हैं, मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे j इक्वल्स टू 1, तो j का वैल्यू 1 रखने पे सिंपली हो जाएगा न्यू बार इक्वल्स टू न्यू बार 0 प्लस माइनस 1 b 4 इंटू 1 प्लस 6, दैट वुड बी इक्वल्स टू न्यू 0 बार प्लस माइनस b, 4 1 जो 4 6 10b। सो दूसरा कहाँ पे आ जाएगा, 10b। तो आप देख सकते हैं कि दूसरी लाइन कहाँ पे मिल रही है आपको, इधर देखिए, ये आपको यहाँ पे भी 10 पे मिल रही है और यहाँ पे भी 10 पे मिल रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप j का वैल्यू 3 रख दे, j का वैल्यू 2 रख देते हैं, ठीक है, तो j का वैल्यू 2 रखने पे सिंपली आपको मिल जाएगा न्यू बार 0 प्लस माइनस 14b। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 14b आप देखिए अगली लाइन कितने पे है, ये 14b पे है, ये 14b पे है। अब अगर आप यहाँ से डिफरेंस निकालें, देखिए आप क्या करें, सिंपली आपका 10b आया था, तो अगर आप यहाँ से आप 10b है और 10b से अगर आप माइनस कर देते हैं 6b, तो कितना आता है 4b। ठीक है, तो किसका डिफरेंस निकाला, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला। अब आप इनके बीच का डिफरेंस भी ले सकते हैं, कैसे, जैसे ये 14b है, ठीक है, और 14b से आप फिर आप 10b माइनस कर दीजिए, तो फिर कितना आया, 4b आया। तो ये जो डिफरेंस नज़र आ रहा है वो कितने का आ रहा है, देखिए ये 4b है, ये भी 4b है, ये भी 4b होगा, ये वाला भी, ये सब 4b हो जाएंगे इसके बाद वाले डिफरेंस जब आप निकालेंगे 4b। ऐसे ही इधर वाले भी ये सारे के सारे 4b के डिफरेंस हो जाएंगे, इतना आप ध्यान रखेंगे। तो जो पहला सेपरेशन है वो 6b पे है और उसके बाद के सारे सेपरेशन 4b पे है, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग j की वैल्यू रख के जो आया है इधर, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए j की वैल्यू 0 1 2 3 4 ये सब लिखी हुई हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये सब आए हुए हैं। ठीक है, ये ट्रांजिशन दिखाए हुए हैं, देखिए तो ये वाला देखिए, ये ट्रांजिशन -2 से नीचे की तरफ आ रहा है आपका, देखिए ये है ना j+2 है। देखिए पहला ट्रांजिशन 0 से 2 में चल रहा है, ये वाला 0 से 2 में ट्रांजिशन है। दूसरा वाला देखिए 1 से 3 में है, ठीक है, दूसरा वाला 2, ये वाला 2 से 4 में है। तो j+2 इसमें क्या है, j+2 चल रहा है। जबकि इस केस में देखिए ये यहाँ से आप नोट करें, ये आपका j=6 है और ये 6 से 4 में आया, तो ये ट्रांजिशन कितना है, j-2 है। ये 4 इधर आप मिला के देख सकते हैं अभी ऐसे 6 2। अगर आप इस वाले ट्रांजिशन को देखना चाहते हैं तो ये ट्रांजिशन 5 से 3 में आया है, तो ये भी j-2 है। ठीक है, तो -2 वाले एंटी स्टोक्स हैं जैसे कि यहाँ पे बताया था, और +2 वाले स्टोक्स हैं। आप इसको अगल बगल भी लिख सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ये सेपरेशन भी देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ से आपको सिंपल पता चल गया कि जो पहली स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन होती है उसका सेपरेशन 6b होता है रेले लाइन से, और उसके बाद के सारे सेपरेशन सक्सेसिव जितने भी हैं वो सिर्फ 4b के होते हैं। ठीक है, और 4b के ही ये होते हैं, इनको जनरली एस लाइन भी कहा जाता है। खैर इनकी हम बाद में करेंगे कि कैसे एस लाइन और आर लाइन है। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी खैर कभी और देखेंगे हम, फिलहाल अभी इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। अब यहाँ से सिंपल अगर आप देखिए, अगर आपने माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है तो आपको सिंपल पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो आपका लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेस है ये डबल नज़र आ रहा माइक्रोवेव से। माइक्रोवेव में तो सिंगल स्पेसिंग होती है, j = +-1 वाली बात होती है, जबकि यहाँ पे +-2 है, तो यहाँ पे डबल स्पेसिंग है इस केस में। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा कि जो प्योर रोटेशनल रमन लाइंस होती हैं ये डीपोलराइज्ड होती हैं। डीपोलराइज का मतलब इनके लिए मैंने बताया था, इंटेंसिटी जब आप पैरेलल और परपेंडिकुलर की निकालते हैं 6/7 के आसपास ये आती है। तो ये चीज़ें आपको सारी की सारी पता होनी चाहिए। अब यहाँ से इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, जिसमें यहाँ पे तो किताबों में सब मिलता है, इसके बाद लोग कहते हैं ये कर लिया, इसकी ज़रूरत क्या थी भाई। तो इसकी ज़रूरत के लिए देखिए क्या ज़रूरत है, मैं आपको बताता हूँ। एक बार आपको ये चीज़ें मिल गई जो डेरिवेशन आपने से यहाँ ड्राइव किया हुआ है, जैसे प्रीवियस, ये सब आपको मिल गया, 4v की वैल्यू मिल गई। अब इससे क्या करे भाई, इससे फ़ायदा क्या होगा, नहीं तो फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ। जो ये कांस्टेंट सेपरेशन 4b का है, कांस्टेंट सेपरेशन 4b का है स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइंस के बीच में, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, b कैन बी कैलकुलेटेड।
बी कैन बी कैलकुलेटेड। अभी अगर ये समझने में दिक्कत है तो कोई बात नहीं, इसके न्यूमेरिकल भी हम लास्ट में करवाएंगे। सो फ्रॉम द कांस्टेंट सेपरेशन ऑफ दिस 4b we can see from the constant separation of 4b between the Stokes and the anti-Stokes lines. This is the difference between Stokes and anti-Stokes lines, this 4b. Okay, from this we can calculate the b, and once you have calculated the b, तो b आपको पता है, पीछे आप देखिए b बेसिकली आपका था क्या, अगर आप पीछे पेजेस में चले जाएं तो b मैंने आपको बताया है कि क्या है। b ये है आपका h on 8 pi square IC, ठीक है, h on 8 pi square pi c, h on 8 pi square IC, यही तो b है। h कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है। b अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो आप i कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई कांस्टेंट सेपरेशन से b पता चल गया, b पता चल गया तो i पता चल गया, ठीक है। और अगर i आपको पता चल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपका एंगुलर मोमेंटम पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि एंगल देखिए, मैंने आपको आई ओमेगा स्क्वायर, अब इसके आई का मैंने आपको अभी फॉर्मूला भी पीछे बताया हुआ था जब मैंने ये डेरिवेशन स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आई किस तरीके से रिलेट किया जाता है, ठीक है। तो जब यहाँ से आपको आई पता चल जाएगा तो आई से आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से सारे के सारे कैलकुलेशंस आपके आसानी से कर सकते हैं। तो वंस यू हैव कैलकुलेटेड द आई, तो जब जहाँ पे आपको आई मिल गया तो आई से आपको बॉन्ड लेंथ भी मिल जाएगी और बॉन्ड एंगल भी मिल जाएगा। तो ये इसकी यूटिलिटी है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो यही आपकी जो है प्योर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है, रोटेशनल, सॉरी नॉट माइक्रोवेव, वेरी सॉरी, प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है इस केस में। अच्छा, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जरूर आपको बताऊंगा, हालांकि माइक्रोवेव में मैं इसको फिर से डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली बात आप देखें, आपके पास मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन होती है। जैसे पहला क्लास है स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स। तो जो स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स हैं, इनके लिए जो आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं, आई की जो वैल्यू होती है आई एक्स एक्स इक्वल्स टू आई वाई वाई, ठीक है। भाई वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखेंगे, तीनों डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। ये सब आपको आपस में बराबर होते हैं। तो स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये रमन इनएक्टिव होते हैं, तो इसके लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं की जा सकती। एग्जाम्पल देखें स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स में, ओके, टेट्राहेड्रल, ओके, ये CH4 हो सकता है इस केस में, ठीक है, या आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड भी हो सकता है, कार्बन सिलिकन, सिलिकन टेट्राहाइड्राइड भी हो सकता है, सिलेन। ये सारे स्फेरिकल टॉप हैं, ये IR शो नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, हाँ, लेकिन माइक्रोवेव कर सकते हैं आप इनका, ठीक है। सॉरी, ये आपके जो हैं माइक्रोवेव एक्टिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास सॉरी स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स, ओके, रमन इनएक्टिव होते हैं, माइक्रोवेव में अभी नहीं पढ़ते हैं। माइक्रोवेव को आप अभी भूल जाइए, जब माइक्रोवेव स्टार्ट करेंगे तब करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे स्फेरिकल टॉप के अलावा आपके पास जो क्लास होती है वो होता है एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स, ये तो रमन एक्टिव होते हैं, ये सारे के सारे रमन एक्टिव होते हैं, लेकिन इनके स्पेक्ट्रा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो इनकी बात बहुत ज़्यादा लोग करते नहीं है, तो इसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और जो आपके सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल होंगे इसके बाद, जैसे नंबर 3 में सिमेट्रिक टॉप हैं, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स, सिमेट्रिक टॉप का एग्जांपल प्लेनर, ओके, BCl3 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके माइक्रोवेव एक्टिव होते हैं। तो इस तरीके से आप जो है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कई सारी बातें समझ सकते हैं। तो ये आपका एक आइडिया था प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, ठीक है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे जो है अगली स्पेक्ट्रोस्कोपी में मिलेंगे, और दैट मीन सेपरेट में, या फिर वाइब्रेशनल रमन करेंगे या फिर रो वाइब्रेशनल रमन कुछ करेंगे इसके आगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।